हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8 का पाठ 7 देखिए पाठ 7 अब पाठ 5 बन गया है। ये पहले पाठ 7 था, अब है पाठ 5 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर को मैंने अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाती है वो अच्छे से याद भी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। कि ये खाली स्थान दे रखे हैं, यहाँ पर ये खाली स्थान है, इधर ये है, इधर ये, इनमें उचित शब्द भरने हैं। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाता है। तो ये है प्राकृतिक आवास। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था कि जंतु चिड़ियाघर में रहते हैं, जिसमें पिंजरों में जंतुओं को रखा जाता है या छोटे छोटे घर बना दिए जाते हैं, उनमें जंतुओं को रखा जाता है। लेकिन जंतु प्राकृतिक आवास में रहते हैं, मतलब पेड़ों पर रहते हैं। कुछ जंतु पेड़ों के अंदर रहते हैं, या फिर कुछ जंतु गुफाएं वगैरह जो होती हैं उनमें रहते हैं। पहाड़ वगैरह जो होते हैं उनके अंदर एक घर सा बना लेते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो वो होते हैं प्राकृतिक आवास। उसमें संरक्षित रहते हैं, मतलब सुरक्षित रहते हैं, उनका बचाव हो जाता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को कहते हैं वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो देखिए ये हम यहाँ से लिख देंगे वन्य प्राणी अभ्यारण्य यहाँ पर। उसके बाद प्रश्न 2 है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाती है। क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले मतलब कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं, कुछ जीव जंतु या कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तो यहाँ से आप ये लिख देना यहाँ पर विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। इसके बाद है तीसरा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। प्रवासी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, और प्रवासी पक्षी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले, और सुदूर का मतलब होता है बहुत दूर के क्षेत्र। सुदूर क्षेत्र का मतलब बहुत दूर के क्षेत्र। तो प्रवासी पक्षी जो होते हैं, जैसे विदेशों में अगर ठंड ज़्यादा होती है तो उस समय कुछ पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं, और वे विदेशों से हमारे देश में आते हैं, इसलिए उन्हें प्रवासी बोला जाता है। सुदूर क्षेत्र मतलब विदेश तो बहुत दूर होते हैं, तो दूर के क्षेत्रों से आते हैं, तो इसलिए बोलते हैं प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से आते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है तो हमारे देश में आ जाते हैं, और हमारे देश में आकर बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं। और जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तब तक विदेशों में जलवायु समान हो जाती है, तो वो अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं। तो ये है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश के परिवर्तन के कारण आते हैं। तो ये जलवायु के परिवर्तन के कारण आते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे जलवायु। वहाँ की अगर वहाँ की जलवायु चेंज होती है तो ये पक्षी विदेशों से हमारे देश में आ जाते हैं या किसी और देश में चले जाते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। ये है उत्तर, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर। तो ये है वन्य प्राणी उद्यान, ये है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य प्राणी उद्यान क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित किए जाते हैं उन्हें वन्य प्राणी उद्यान कहते हैं। मतलब यहाँ पर वन्य प्राणी सुरक्षित किए जाते हैं, वन्य प्राणियों पर ध्यान दिया जाता है। जो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन प्राणियों पर ध्यान दिया जाता है, उनको बचाया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है, उन्हें जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। कि वे क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता में क्या क्या आ जाता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वहाँ पर रहने वाले आदि मानव, या वहाँ पर पुराने समय की कुछ ऐतिहासिक चीज़ें बनी होती हैं वो, या फिर जैसे गुफाएं वगैरह बनी होती हैं, जो प्राकृतिक आवास होते हैं वो होते हैं, मतलब सब आ जाता है इसमें। तो वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने में के लिए संरक्षित है, उसे जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें देखिए सब चीज़ों को संरक्षित रखा जाता है, तो संस्कृति भी संरक्षित रहती है। अगर किसी भी चीज़ को, जैसे पेड़ पौधों को ख़त्म कर दिया जाए या जीव जंतु को ख़त्म कर दिया जाए, तो या वहाँ के लोगों को अगर परेशान किया जाए तो उनकी संस्कृति तो नष्ट हो जाएगी। तो ये इन दोनों में अंतर है। उसके बाद दूसरा अंतर है वन्य प्राणी उद्यानों में प्राणियों तथा जंतुओं को मारना तथा उनका शिकार करना, पकड़ना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। वन्य प्राणी उद्यानों में प्राणियों
अथवा या फिर जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। लेकिन जैवमंडल में अब क्या होता है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित क्षेत्र जैसे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, झीलें, ये सब आती हैं। मतलब जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में जैसे अभयारण्य जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और झीलें आदि आते हैं। तो पॉइंट है, भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभयारण्य हैं और भारत में 15 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य छोटे होते हैं और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र काफ़ी बड़े होते हैं। दूसरा है चिड़ियाघर और अभयारण्य में अंतर। चिड़ियाघर यहाँ है, यहाँ चिड़ियाघर लिख दिया, यहाँ अभयारण्य। अभयारण्य यह एक ऐसा स्थान है जहाँ जानवर कृत्रिम आवास में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभयारण्य लिखेंगे, यहाँ चिड़ियाघर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर है वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जानवर कृत्रिम आवास में रहते हैं। मतलब जो पिंजरे वगैरह जो बनाए होते हैं या छोटे छोटे घर बना देते हैं इनके लिए, उनमें रहते हैं। कृत्रिम आवास मतलब मनुष्य ने बनाए हैं ये। और जो अभयारण्य होता है, अभयारण्य वह स्थान होता है जहाँ पर जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं, अपने आप पेड़ों पर रहते हैं या फिर पेड़ों से बनी हुई कोई जगह होती है उनमें रहते हैं, या फिर कोई ऐसी पत्थरों से बनी हुई या फिर गुफाएं वगैरह जो होती हैं उनमें। अभयारण्य वह स्थान है जहाँ पर जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं। उसके बाद जानवरों को सार्वजनिक दृश्य के लिए संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर जानवरों को सार्वजनिक दृश्य मतलब सभी देख सकते हैं। जैसे बाहर से चिड़ियाघर में आते हैं लोग देखने के लिए जानवरों को, तो वो होता है सार्वजनिक दृश्य। लेकिन अभयारण्य में जानवरों को बहुत बड़े क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ये फ्री घूमते हैं, जो जानवर होते हैं वो फ्री घूमते हैं। उसके बाद तीसरा आता है संकटापन्न स्पीसीज तथा विलुप्त स्पीसीज। संकटापन्न स्पीसीज वो होती हैं जो विलुप्त नहीं हुई है लेकिन विलुप्त हो सकती है, और विलुप्त स्पीसीज वो होती हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे पहले डायनासोर था, अब डायनासोर नहीं है, तो वो तो है विलुप्त स्पीसीज। और संकटापन्न स्पीसीज मतलब जिन पर विलुप्त होने का संकट है, जैसे टाइगर या फिर बाघ, ये खत्म हो सकते हैं। तो एक है वे प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर हैं और जिन्हें संरक्षित की जाने की आवश्यकता है, उन्हें संकटापन्न स्पीशीज के रूप में जाना जाता है। इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, बचाना चाहिए, नहीं तो ये कुछ सालों में ख़त्म हो सकते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो सकते हैं। इनके ऊपर संकट है ख़त्म होने का। उसके बाद विलुप्त स्पीशीज जो होती हैं वे प्रजातियाँ जो पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं हैं, वे विलुप्त हो चुकी हैं, तो उन्हें विलुप्त स्पीशीज के रूप में जाना जाता है, जैसे कि डायनासोर। तो इसके उदाहरण जैसे बाघ, जंगली भैंसे, टाइगर, ये संकटापन्न स्पीसीज हैं, और जो डायनासोर है वो विलुप्त स्पीसीज है। उसके बाद 4 आता है वनस्पति जात और प्राणी जात। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात में तो वनस्पति के बारे में बताया गया है और प्राणी जात में प्राणी के बारे में। तो ये अंतर स्पष्ट करते हैं हम। वनस्पति जात, यहाँ लिख दिया है प्राणी जात। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात होते हैं, पेड़ पौधे। और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात होते हैं। जैसे वनस्पति जात का उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि नागफनी का पौधा जो होता है वो मरुस्थलों में पाया जाता है, तो वो वहाँ की वनस्पति जात होगी। और जैसे जीव जंतु में जैसे चिंकारा, नीला बैल, भौंकने वाले हिरण वगैरह, ये होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये वहाँ के प्राणी जात हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो नीला बैल नहीं मिलता, तो हमारा प्राणी जात नहीं है, वो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए वहाँ का प्राणी जात है। तो यहाँ पर उदाहरण है साल, सागौन, आम, जामुन, फर्न, अर्जुन। ये सतपुड़ा के जंगलों में पड़ा था, तो ये वहाँ के वनस्पति जात हैं। और इसके बाद चिंकारा, नीला बैल, भौंकने वाला हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, ये प्राणी जात के उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं वन उन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन उन्मूलन का मतलब होता है वनों को उन्मूलन करना, मतलब वनों को काटना। तो हमें पता है वन उन्मूलन काफ़ी बढ़ रहा है, वनों को बहुत ज़्यादा काटा जाता है, तो उनका वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले ये पढ़ते हैं वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन्य प्राणियों पर प्रभाव, वन उन्मूलन से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। कि जो प्राणी जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, अगर वनों को काट दिया जाता है तो उनके तो प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, वो रहेंगे कहाँ फिर। तो प्राकृतिक आवास के बिना जानवरों को रहने और प्रजनन करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसके परिणाम स्वरूप कई जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं।
तो जब उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी तो वो तो मर जाते हैं, तो इसलिए वे विलुप्त होने की कगार पर हैं। दूसरा है कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखते हैं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन उन्मूलन का परिणाम विश्व उष्णन है। वन उन्मूलन से विश्व उष्णन बढ़ता है, मतलब गर्मी बढ़ती है, क्योंकि वनों से बारिश आती है और वन जो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जब खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वो। और अगर वनों को काट दिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और गर्मी भी बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है, यह वायुमंडल में जमा होती रहती है और इससे हमारा पारितंत्र है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर गर्मी बढ़ जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी और मैदानों में भी आ जाएगी बाढ़, ध्रुवों की बर्फ़ पिघल जाएगी और मैदानों में बाढ़ आ जाएगी। और जो लोग मैदानों में रहते हैं, वो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग भी मर जाएंगे और पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सूखा भी पड़ सकता है। इसलिए वन उन्मूलन नहीं करना चाहिए। इसके बाद है गांव पर क्या प्रभाव पड़ता है वन उन्मूलन का। ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी हद तक ईंधन, फल, लकड़ी आदि के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। वन उन्मूलन ने उनके संसाधनों को कम कर दिया है और निर्जन जानवर भी ग्रामीणों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। देखिए, गांव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर ईंधन, फल और लकड़ियाँ पेड़ पौधों से ही लेते हैं, और अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो इनके संसाधनों में कमी आ जाएगी, क्योंकि उनको फल, ईंधन और लकड़ी कहाँ से मिलेंगे फिर। और वन उन्मूलन से जो जानवर बेघर हो जाते हैं वो भी गांव में घुस जाते हैं, तो वे भी ग्रामीणों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। 4 है शहरी क्षेत्र पर वन उन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। शहर वन उन्मूलन से सीधे प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जलवायु में परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। भाई, जो शहर होते हैं वो वनों को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ तो फैक्ट्रियाँ वगैरह चलती हैं, लेकिन वनों को काट दिया जाता है तो जो शहरों में फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं या जो पोल्यूशन होता है या जो गर्मी बढ़ती है, अगर वनों को काट दिया जाएगा तो जो प्रदूषण होता है वो बढ़ता चला जाएगा और उससे शहर भी प्रभावित होंगे। और पहले ही बता दिया था मैंने, उससे बाढ़ भी आ सकती है, गर्मी बढ़ने से बाढ़ भी आ सकती है और सूखा भी पड़ सकता है, और यह विश्व उष्णन की ओर भी ले जाता है। इसके बाद है 5वां, पृथ्वी पर वन उन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। वन उन्मूलन से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल जाती है। भाई, जहाँ पर वन नहीं होते वहाँ पर बारिश नहीं आती, तो वन उन्मूलन से उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल जाती है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी वन उन्मूलन का परिणाम है। बाढ़ भी आ सकते हैं या फिर प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा भी पड़ सकता है, वो भी वन उन्मूलन का ही परिणाम है। वन उन्मूलन के कारण पृथ्वी की जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है और ज़्यादा गर्मी बढ़ने से पृथ्वी पर विश्व उष्णन का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद है अगली पीढ़ी पर वन उन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ता है। वन उन्मूलन ने हमारी जलवायु को अत्यंत प्रभावित किया है। पेड़ों को काटते हैं तो उससे हमारी जलवायु काफ़ी प्रभावित होती है। वनों की कटाई के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। वनों को अगर काट दिया जाता है, वनों को हम काटते ही रहेंगे तो बहुत सारी प्रजातियां ख़त्म हो जाएंगी और कुछ प्रजातियां पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं। अगली पीढ़ी कई सुंदर और आकर्षक प्राणी जात और वनस्पति जात को देखने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें विश्व उष्णन के प्रभाव का शिकार होना पड़ सकता है और उनके पास कोई ईंधन और कागज़ आदि भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईंधन भी हमें लकड़ियों से मिलता है और कागज़ भी हमें लकड़ियों से मिलता है और ये फर्नीचर वगैरह भी लकड़ियों से बनाई जाती हैं। तो ये सब अगर वन नहीं होंगे तो जो हमारी अगली पीढ़ी है इन चीज़ों को नहीं देख पाएगी, और वन नहीं होंगे तो अगली पीढ़ी बचेगी ही नहीं, क्योंकि पेड़ पौधों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर होते हैं। तो अगली पीढ़ी पर वन उन्मूलन का बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे। यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे, अगर हम पेड़ों को काटते चले जाएं तो बारिश और मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाएगी। भी बारिश नहीं आएगी, एक तो अगर वृक्षों की कटाई करते रहे और बारिश नहीं आएगी, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा और प्राकृतिक जलवायु में भी बदलाव आ जाएगा, मतलब गर्मी बढ़ जाएगी। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी कमी आ जाएगी। जैसे बारिश आती है तो पानी ऊपर से गिरता है तो मिट्टी उसको सोख लेती है पानी को, लेकिन बारिश ही नहीं आएगी तो ज़मीन में पानी कहाँ से जाएगा। और ज़मीन में जो हैंडपम्प वगैरह लगाते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह लगाते हैं, उनमें भी पानी नहीं आएगा और मिट्टी जो है वो
बंजर हो जाएगी, उससे उसकी जल धारण क्षमता भी कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे पशु जीवन भी प्रभावित होगा, जो जीव जंतुओं का जीवन भी प्रभावित होगा अगर वृक्षों की कटाई ऐसे ही चलती रही। तो ये हमने बहुत सारे परिणाम पहले ही पढ़े हैं, जिनमें ये इनमें से भी हम लिख सकते हैं। ये सारे परिणाम हमने पढ़े हैं, इनमें से भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो। है किसी जंतु का आवास अगर बाधित हो तो क्या होगा, मतलब अगर जंतु का आवास नहीं होगा तो क्या होगा, जंतु का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास बाधित होगा। अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे तो वो रहेंगे कहाँ, उनका प्राकृतिक आवास जो है वो बाधित होंगे, प्राकृतिक आवास खत्म हो जाएंगे, तो जंतुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। उनके पास रहने और प्रजनन करने के लिए कोई जगह नहीं होगी, परिणाम स्वरूप वे जीवित नहीं रह पाएंगे और भोजन की कमी के कारण जंतु पास के गांव में भटकने लगेंगे और घरेलू पशुओं को अपना शिकार बनाने लगेंगे। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो वो जीव जंतु जो है वो गांव में घुस जाएंगे और गांव में जो घरेलू पशु हैं जैसे गाय भैंस वगैरह को जो पालते हैं उनको खाने लग जाएंगे, तो इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। अगर मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, मतलब हम जानते हैं कि जो मृदा होती है उसकी जो ऊपर वाली परत जो होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, उसी में ह्यूमस होता है और वही उपजाऊ होती है। अगर वही उड़ जाए, अगर ये वाली परत उड़ जाए, ऊपरी परत यानी मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या होगा, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाएगी तो वह जल से धुल जाएगी। ये मिट्टी तो रहेगी नहीं, ये बिल्कुल बंजर मिट्टी रह जाएगी और ऊपरी परत के हटने से जलवायु भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी। उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपरी परत तो उड़ गई, उसके बाद नीचे ठोस जगह बच गई है, पथरीली जगह बच गई है, पथरीली भूमि बच जाती है, तो वो उपजाऊ मिट्टी जो है, उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगी। इसके अलावा जल के साथ बहकर गई मिट्टी नदी के तल में जमा हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों की गहराई कम हो जाएगी, जिससे बाढ़ की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो भाई जो ये मिट्टी उड़कर गई थी हवा के साथ और पानी के साथ बहकर जाती है, वो नदियों की, जैसे ये नदी है, नदियों के तली में यहाँ पर बैठ जाती है मिट्टी। आपने देखा होगा जब किसी भी पानी में मिट्टी होती है, अगर उसको ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो यहाँ तली में जम जाएगी। अब ये जो पानी है ये बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा तो नदियों के जो किनारे लोग बसे होते हैं वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से मिट्टी की जो ऊपरी परत है उस पर प्रभाव पड़ेगा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। उसके साथ साथ ये और भी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। यहाँ तक प्रश्न 4 हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न नंबर 5, संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। जैव विविधता का मतलब होता है कई तरह के विविध प्रकार के जीव, पेड़ पौधे और प्राकृतिक आवास और प्रकृति और विविध प्रकार के होते हैं, तो ये सब जैव विविधता में आ जाते हैं। अब हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, हमें जैव विविधता को क्यों बचाना चाहिए। उत्तर है यह सभी जीवों और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है, जैव विविधता सभी जीवों और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। हमें इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। कि जैव विविधता को विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ पौधों को या जीव जंतु को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। दूसरा है संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। जो संरक्षित वन होते हैं वो भी जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। क्यों? संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि शिकारी इन क्षेत्रों में पहुंचकर वन्य जंतु का शिकार करते हैं और अवैध अतिक्रमण और शिकार के खिलाफ सख्त नियम बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि संरक्षित वनों में भी शिकारी छुपकर घुस जाते हैं और जंतुओं का शिकार करते हैं, तो अवैध अतिक्रमण और शिकार के खिलाफ सख्त नियम बनाने चाहिए। अब प्रश्न 3 है, कुछ आदिवासी वन और जंगलों पर निर्भर रहते हैं, कैसे? कुछ आदिवासी अभी भी अपने भोजन के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए और आश्रय के लिए वनों में रहते हैं, वनों पर निर्भर रहते हैं। वे वनों में रहते हैं और उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब वो वनों में रहते हैं, उनसे उनको भोजन मिलता है, ईंधन मिलती है, लकड़ी मिलती है, रहने की जगह मिलती है, इसलिए इस तरह से वो वनों पर निर्भर रहते हैं। अब है वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या है।
वन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करना, और वनों को समाप्त करके उससे प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है, जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए वनों को काटा जाता है, घरों और कारखाने बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, और लकड़ी का ईंधन के रूप में भी उपयोग करते हैं, इसलिए भी वनों को काटा जाता है। दावानल एवं भीषण सूखा भी वन उन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। मतलब कोई प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे दावानल आ जाते हैं या भी सूखा पड़ जाता है, ये भी वन उन्मूलन के प्राकृतिक कारक हैं। इसके प्रभाव भी निम्नलिखित हैं। वन उन्मूलन से पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है, वर्षा दर में कमी होती है, और मृदा के गुणों में भी परिवर्तन आता है। अब है रेड डाटा पुस्तक क्या होती है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। वे स्पीसीज जो कुछ सालों में ख़त्म हो सकती हैं, लुप्त हो सकती हैं, उन स्पीसीज का रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। पौधों के लिए अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। मतलब कुछ पौधे ऐसे कीमती पौधे होते हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। कुछ जंतु भी ऐसे हैं और अन्य जो जीव हैं उनके बारे में भी रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है। जो जीव जंतु या पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास का मैंने पहले ही बताया था। प्रवास का मतलब क्या होता है? जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। यहाँ वे अंडे देते हैं क्योंकि उनके मूल निवास पर बहुत अधिक शीत होती है। मतलब जहाँ पर वो रहते हैं उनके वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पर अंडे देने के लिए आते हैं। और शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करके जाते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ये मैंने पहले भी अच्छी तरह से समझा दिया था। इसके बाद है प्रश्न 6। फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु अनवरत कटाई होती जा रही है। फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए और आवास बनाने के लिए लगातार कटाई होती जाती है। क्या इन परियोजनाओं के कारण वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई करना सही बात है? इस पर चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो उत्तर है नहीं। फैक्ट्रियों और आवास की मांग की आपूर्ति हेतु कटाई करना सही नहीं है। पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन की कमी होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाता है। पेड़ों को काटने से वर्षा में कमी आती है। पेड़ वर्षा लाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही सहायक होते हैं, इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और भी पेड़ों से हमें जो फ़ायदे होते हैं वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ों को काटना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। प्रश्न 7 है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर योगदान दे सकते हैं, वनों की कटाई को कम करके और पार्क बनवाकर या वृक्षों की रखवाली करके। प्रश्न 8 है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हो, ये समझाइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इतनी मात्रा इसकी बढ़ जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। मतलब ये जैसे सूरज है, इससे जो लाइट आती है तो इससे जो गर्मी आती है उसको ही कार्बन डाइऑक्साइड उस गर्मी को सोख लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है, और ये सोख लेते तो यहाँ पृथ्वी के नज़दीक गर्मी बढ़ जाती है, जिससे विश्व उष्णन हो सकता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो बाढ़ आ सकती है। जो ध्रुवों पर बर्फ़ है वो पिघलती जाती है और मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, तो उससे बाढ़ भी आ सकती है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न 9 है, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो हमारे राज्य के राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो एक तो गुड़गांव में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर देखिए हमारे राज्य का नहीं लिख रखा, तो हम लिखेंगे हरियाणा राज्य का। हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर यमुनानगर में है।
ये हमारे राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। अब भारत के रेखा मानचित्र में उसकी स्थिति दर्शाई, तो भारत में देखिए हमारा राज्य है, तो हमारा राज्य तो हरियाणा है, तो हम हरियाणा के मानचित्र में इनकी स्थिति इस तरह से दर्शा देते हैं। हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिनकी तरह आप कागज़ की बचत कर सकते हो। कागज़ का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। कागज़ की मांग को पूरा करने के लिए हजारों वृक्ष काटे जाते हैं। यदि वृक्षों को कागज़ के लिए काटा जा रहा है तो एक दिन हो सकता है कि कोई भी वृक्ष नहीं बचेगा, इसलिए कागज़ को बचाया जाना चाहिए। समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। कागज़ बचाने के तरीके इस प्रकार हैं। हमें बेकार कागज़ को पुनरावृत्ति करनी चाहिए। हमें इधर उधर कागज़ों को नहीं फेंकना चाहिए। पुनरावृत्ति के लिए उचित प्रणाली के माध्यम से कागज़ भेजा जाना चाहिए। जैसे रद्दी वगैरह में दे देते हैं हम, तो इस तरह से कागज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, रद्दी में दे देना चाहिए। हमें अपनी पुरानी किताबों को नहीं फाड़ना चाहिए, इसे गरीब बच्चों को दान करना चाहिए ताकि वे उन किताबों का पुनः उपयोग कर सकें। हमें पुनः नवीकरण कागज़ उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें दुकानों से पेपर बैग लेने से बचना चाहिए, इसकी बजाय हमें जूट का बैग घर से लेकर जाना चाहिए। तो इस तरह से हम कागज़ों को बचा सकते हैं। हमें नीचे दी गई पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली बुक और पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विविधताएं। तो देखिए ऊपर से नीचे विलुप्त स्पीसीज की सूचना कौन सी बुक में होती है, रेड डाटा बुक में होती है। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की किस्में और विभिन्नताएं, तो यहाँ पर ये है, ये इसमें ऊपर से नीचे देखिए ये रेड डाटा पुस्तक भर दिया है और ये लिख दिया है और जैव विविधता, क्योंकि जैव विविधता होती है पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की किस्में और विभिन्नताएं को जैव विविधता बोलते हैं। बाएं से दाएं, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, बाएं से दाएं जिसमें सजीव पाए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ये यहाँ से जैव मंडल लिख लेंगे आप। और एक विलुप्त हुई स्पीसीज जैसे डायनासोर लिख देंगे। एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। और विलुप्त हुई स्पीसीज को लिख देंगे, यहाँ पर डायनासोर लिख देंगे या फिर विलुप्त स्पीसीज, क्योंकि संकटापन तो विलुप्त होने की कगार पर है, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे डायनासोर लिख सकते हैं, डायनासोर समाप्त हो चुका है, विलुप्त हो चुका था, यहाँ पर ये लिख देंगे। तो यहाँ तक इस पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।